चलिए डियर, तो आप सभी के बीच में मैं जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं बहुत ही दो प्रश्न लेकर आए हैं और दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपको लॉन्ग में भी पूछेगा, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो इसके लिए जो है बारीकी से देखिएगा। मात्र जो है हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी सेकेंड ईयर के लिए, जो कि आपके किससे है, MSN से है, MSN 2 से है। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। पिछले वीक में हम लोग जो है क्या पढ़े थे, CHN पढ़े थे, मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और MSN 1 के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। इस सप्ताह में जो है हम लोग चर्चा करेंगे MSN 2 और साथ में MHN कहा जाए तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे अल्टरनेट से। ठीक है, तो आज हम MSN 2 के 2 ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, जलने की नर्सिंग देखभाल। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन तो हम लोग जलने से रिलेटेड पढ़ा चुके हैं कि जलना क्या है और जलने का आकार का निर्धारण प्रतिशत निकाले, तो वो वाला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जलने का नर्सिंग देखभाल, या इसी क्वेश्चन को अलग से पूछ देगा कि 70% जो है बर्न, मतलब 70% जलने से नर्सिंग देखभाल को समझाइए। डिस्क्राइब द नर्सिंग केयर ऑफ 70% 70% बर्न्स, मतलब जो 70% जल चुके पेशेंट होंगे उनके लिए कैसे देखभाल होगा। तो जो है इसी में आता है एक पार्कलैंड सूत्र आता है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं एपीएक्सटासिस, क्या चीज़, एपीसेक्टेसिस। जी हाँ दोस्तों, मतलब नाक से रक्तस्राव जो होता है, नक्सीर जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं, एपीएक्सटासिस। जी हाँ दोस्तों, एपीएक्सटासिस के बारे में देखने वाले हैं। तो जो है आप ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो 70% जलना है उसको देखभाल कैसे होगा, तो देखिए नर्सिंग देखभाल ही पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग इसको अलग अलग स्टेप में जो है नर्सिंग देखभाल को देखते हैं। देखिए, पहला स्टेप है आपातकालीन उपचार, मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होगा। मतलब जैसे कोई पेशेंट 70% जल चुका है तो उसका जो है कैसे जो है, सबसे पहले तो उसको इमरजेंसी तत्काल उसको देखभाल होना चाहिए नर्सिंग केयर में। तो तत्काल देखभाल मतलब आपातकालीन उपचार में क्या होगा, तो आपातकालीन जो पहला उपचार है इसमें होगा कि रोगी के जैविक चिन्ह चेक करेंगे। सबसे पहले कोई 70% मतलब बहुत रूप से भयंकर रूप से जल चुका है, 70% बहुत ही भयंकर हो जाता है। अगर वो वैसा पेशेंट आता है तो जो है सबसे पहले आपातकालीन में शिफ्ट होगा, तो उसको जैविक चिन्ह वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल साइन क्या होता है, हम अलग से एक वीडियो भी बना रखे हैं। ठीक है, रोगी के जलने के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब रोगी किस कारण से जला है इसका जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, इकट्ठा करेंगे। रोगी के श्वास रोध को पहचानना, मतलब रोगी का जो श्वास है वो कैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको देखेंगे, पहचानेंगे। तो ये सब जो है आपका आपातकालीन उपचार होगा। आपातकालीन उपचार में क्या था, तो मात्र इस चीज़ को जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। आपातकालीन उपचार में क्या था, तो ये 3 चीज़ को जो है ध्यान में रखेंगे। क्या क्या चीज़ का, तो एक है रोगी के वाइटल साइन चेक करेंगे, रोगी के जलने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और रोगी के श्वास रोध को पहचानना चाहिए। तो ये 3 है जो कि आपातकालीन उपचार में देखभाल होगा जले हुए पेशेंट का। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आता है कि O2 थेरेपी। अब आपातकालीन में ही होगा, O2 थेरेपी दिया जाएगा। ये सब आपातकालीन इमरजेंसी केयर है एक नर्स के तरफ से, तो ये है O2 थेरेपी दिया जाएगा। अगर श्वास अवरोध है, उसका श्वास नहीं चल रहा है, श्वास में प्रॉब्लम है, समस्या हो रहा है, तो O2 थेरेपी देंगे, मतलब ऑक्सीजन देंगे। NG ट्यूब डालना चाहिए। NG ट्यूब क्यों डालेंगे, क्योंकि जो है NG नोजोगैस्ट्रियल ट्यूब होता है जिसके थ्रू तरल पदार्थ है उसके शरीर में दे सके। इंट्रावेनस तरल देना चाहिए। वेन के थ्रू जो है उसको क्या करना चाहिए, फ्लूइड तरल पदार्थ देना चाहिए ताकि उसके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि जले हुए पेशेंट का जो है शरीर में जल का मात्रा बहुत अत्यधिक कम जाता है और उस हिसाब से उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी लग सकता है। तो इसके लिए जो है तरल पदार्थ है इंट्रावेनस के माध्यम से देंगे। NG ट्यूब डालना चाहिए। O2 थेरेपी ऑक्सीजन के लिए देंगे। ये सब जो है तुरंत देखभाल में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कैथेटर लगाना चाहिए। कैथर लगाएंगे। कैथर क्यों लगाएंगे, तो जो यूरिन पास होगा या दवाई वगैरह के लिए जो है कैथेटर लगाते हैं। समझ गए ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे नर्सिंग देखभाल में, कि आपातकालीन देखभाल करेंगे, मतलब इमरजेंसी केयर होगा। इमरजेंसी केयर में तो है ऑक्सीजन वगैरह है, वो सब पहचानेंगे। OT थेरेपी देंगे, कैथेटर लगाएंगे, पेशेंट को तरल पदार्थ देने के लिए जो है NG ट्यूब लगाएंगे, इंट्रावेन फ्लूइड तरल पदार्थ है इंट्रावेनस के माध्यम से देंगे। तो इन सारे जो चीज़ें हैं पेशेंट को जो है जलने का प्रकार पर जलने का जो है जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या चीज़ से जला है, जो है ये सारे चीज़ें तमाम आप इमरजेंसी के में तत्काल देखभाल में करेंगे। जब पेशेंट को तत्काल देखभाल दे देंगे तो अगर उसके शरीर में जो है अब रिहाइड्रेशन करने के लिए, पुनर्जलीकरण करने के लिए, रिहाइड्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, अगर उसके शरीर में जो है डिहाइड्रेशन हो चुका है तो ऐसा तो नहीं है कि सीधा सीधा उसको तरल के तरल देने लगेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो उसके लिए जो है रिहाइड्रेशन करने के लिए, रिहाइड्रेशन के देखभाल के लिए, ताकि उस शरीर से जल की मात्रा जो है संतुलन बना रहे,
तो इसके लिए जो है रोगी को निर्जलीकरण से बचाने के लिए तुरंत आईवी फ्लूइड देने चाहिए। आईवी जो है इंट्रावेन फ्लूइड की गणना निम्न प्रकार करनी चाहिए। देखिए, जो भी मरीज़ जला हुआ है उसके शरीर में बहुत ज़्यादा जल का कमी हो जाता है, तो उसको रिहाइड्रेशन, दूसरा देखभाल जो होगा रिहाइड्रेशन का होगा, मतलब पुनर्जलीकरण होगा। तो इसमें करने के लिए जो है पेशेंट को तुरंत निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए जो है आईवी फ्लूइड, इंट्रावेन फ्लूइड जो है मतलब वेन के थ्रू जो है उसको फ्लूइड प्रदान किया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं किया जाएगा। और ये जो फ्लूइड का जो गणना होगा निम्न प्रकार से किया जाएगा, मतलब किस पेशेंट को जो है कितना जो है तरल पदार्थ देना है, इसके लिए गणना निम्न प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, ये हमने पहले ही बताया कि पार्कलैंड सूत्र इसमें एक होता है। पार्कलैंड सूत्र क्या करता है, देखिए पार्कलैंड सूत्र का काम है कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड के मात्रा को निर्धारण किया जाता है इस पार्कलैंड सूत्र से, ठीक है। तो ये लिखिएगा रिहाइड्रेशन वाला ऑप्शन में, पहला था इमरजेंसी केयर, दूसरा था क्या रिहाइड्रेशन, पुनर्जलीकरण में लिखिएगा, पुनर्जलीकरण में लिखिएगा कि इस जो आईवी फ्लूइड दिया जाएगा उसको निम्न प्रकार से गणना किया जाता है। कैसे, देखिए प्रथम 24 घंटे में दिए जाने वाली द्रव की मात्रा, मतलब कोई पेशेंट जल गया और उसको इमरजेंसी केयर मिल रहा है, तो जो पेशेंट जला हुआ है और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो उस एडमिट हुआ उस समय से लेकर 24 घंटे तक मतलब जो उसको द्रव की मात्रा दिया जाएगा वो कितना होना चाहिए। मतलब कोई पेशेंट जला हुआ हॉस्पिटल में आया तो उसको जो है क्या करेगा, तरल पदार्थ देना शुरू करेगा आईवी के थ्रू। तो जो है वो फ्लूइड जो होना चाहिए प्रथम 24 घंटे में जो द्रव दिया जाएगा उसका जो मात्रा जो है क्या कितना होना चाहिए। तो शरीर का जला भाग, मतलब शरीर में अगर 70% भाग जला हुआ है तो 70 लिखाएगा परसेंट में, और इंटू 4 ml फिक्स है, 4 ml फिक्स है, और गुने शरीर का भार अगर उसका 70 kg है तो इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसी हिसाब से जो है टोटल ml में जो है उसको क्या किया जाएगा, शरीर में द्रव दिया जाएगा प्रथम 24 घंटा में। अब 24 घंटा में तो ऐसा तो नहीं है कि ये जितना होगा उतना सब एक के बार में दे दिया जाएगा, तो इसके लिए समय भी बनाया गया है। तो देखिए, ये जो सूत्र होगा प्रथम 24 घंटा में जो द्रव दिया जाएगा वो कितना होगा द्रव का मात्रा, तो शरीर का जला भाग मान गए 70% जला हुआ है और 4 ml फिक्स है प्रथम 24 घंटा के लिए, तो 4 ml लिखिएगा, और इंटू में शरीर का भार अगर उसका मानिए 50 kg है तो 50 kg लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 35, 7 × 5 = 35 और 35 चौका मतलब इसमें लगभग जितना भी हो जाए 100 देख लीजिएगा 120 के आसपास जो है ये इतना ml जो है दिया जाएगा, मतलब जो भी आएगा ml में आएगा उतना ml जो है फ्लूइड प्रथम 24 घंटा में पेशेंट को दिया जाएगा। अब एक बार में तो दे नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए जो है समय बांट दिया गया कि मान गए अगर 12,000 ml आ रहा है, 12,000 अगर ml आया, ठीक है, अगर 1200 जो है ml आया, मान गए कि अगर पेशेंट को गुना करने पर 1200 ml आया, 1200 ml आया इस 24 घंटे में द्रव की मात्रा निकालने में अगर 1200 ml आया, तो देखिए ये जो 24 घंटा में जो ये मात्रा दिया जाएगा तो इसका आधा मात्रा शुरुआती 8 घंटा में ही दे दिया जाएगा। अब वो आईवी जो होता है कैथेटर उसके स्पीड बढ़ाएंगे जो कैथेटर लगाते हैं, तो ये जो 1200 ml आया इस 1200 को जो है 600 ml शुरुआत के आधे 8 घंटे में ही दे देंगे, और बाकी जो 16 घंटा शेष बचेगा तो इस 600 ml के जो है 16 घंटे में देंगे। समझ गए ना कि जो जितना ये द्रव का मात्रा टोटल गुना करने पर आएगा उसका आधा भाग जो होगा ना वो 8 घंटे में ही शुरुआत के दे देंगे, और उसके बाद जो 24 में 16 घंटे जो बच जाएगा तो उसका आधा मात्रा जो है 16 घंटे में देंगे। समझ गए कि जितना आएगा उसका आधा मात्रा 8 घंटे में ही दे देंगे, और बाकी जो द्रव की मात्रा आधा बच जाएगा उसको 16 घंटा में देंगे, टोटल 24 घंटा हो जाएगा। तो ये प्रथम जलने से 24 घंटे तक का ये सूत्र है। समझ गए। चलिए अब हम लोग इसमें एक और सूत्र है अगले 24 घंटे में दिए जाने वाले द्रव की मात्रा। देखिए वो था प्रथम, मतलब कोई पेशेंट जला हॉस्पिटल गया और उस समय से लेकर 24 घंटे तक, तो वो प्रथम 24 घंटे होगा, और जब वो 24 घंटे दे दिया जाएगा तो उसके बाद कितना होगा, उसके बाद जो है उसके अगले जो है 24 घंटे के लिए गणना किया जाएगा। तो 24 कितना हो जाएगा 48 घंटा टोटल दिया जाएगा। तो देखिए अगले जो 24 घंटे में होगा कितना होगा, शरीर का जला हुआ भाग, मतलब जो शरीर का जला हुआ भाग वहाँ भी था यहाँ भी है, तो वही चीज़ें है, यहाँ जला हुआ भाग लिखेंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा वहाँ पे 4 ml था तो यहाँ पे क्या है 0.5 ml है, इतना से गुना करेंगे। समझ गए ना। देखिए अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है, अंतर यहाँ पे था 4 ml है और यहाँ पे जो होगा ये 0.5 ml होगा, क्योंकि अगले 24 घंटा में जो है जल का थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, क्योंकि प्रथम जो 24 घंटे होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरल मात्रा चाहिए पेशेंट को, इसलिए 4 ml करके जो है स्पीड से दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0.5 ml है। तो समझ गए अगले 24 घंटा में द्रव की मात्रा कम होगा।
इसमें अब इसमें जितना गुना करने पर आएगा ना, उसका जो है आधा भाग जो है 8 घंटे में देंगे और बाकी जो आधा भाग होगा वो 16 घंटे में देंगे। तो इजी तरीका से आप लोग समझ गए क्या है। बस ये याद रखिएगा पार्कलैंड सूत्र में कि प्रथम 24 घंटा और फिर दूसरा जो सूत्र होगा अगले 24 घंटा। और सूत्र क्या है, तो शरीर का जला हुआ भाग कितना परसेंट है, परसेंट में होगा, इनटू अगर प्रथम 24 घंटा है तो 4 ml से गुना कीजिएगा और इनटू शरीर का भाग। अगर अब अगले 24 घंटा का बात करेंगे तो शरीर का जो जला हुआ भाग है वो जला हुआ भाग इनटू में 0.5, क्योंकि यह अगले 24 घंटे की बात हो रही है, और इनटू शरीर का भाग। तो सिर्फ जो है चेंज क्या हो रहा है, ये ml वाला चेंज हो रहा है। बाद बाकी 8 घंटे यहाँ भी है, 16 घंटे यहाँ भी है, मतलब आधा मात्रा जो बनेगा वो आधा मात्रा 8 घंटे में ही दे देंगे और बाकी मात्रा 16 घंटे में देंगे। समझ गए। चलिए अब ये पार्कलैंड सूत्र समझ गए, बहुत ही शानदार था। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं संक्रमण से बचाव, टू प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन। अब जो जला हुआ पेशेंट है, हो सकता है उसका गंभीर रूप से जला हुआ है तो बहुत सारा इन्फेक्शन भी फैल सकता है उसके जले हुए घाव के माध्यम से। तो जो है इसका देखभाल कैसे करेंगे, रोगी को चिकित्सीय अनुसार एंटीबायोटिक दवाएं देनी चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। एंटीबायोटिक क्या करता है, संक्रमण से ही नहीं लड़ता है, तो इसलिए एंटीबायोटिक दवा देंगे डॉक्टर के हिसाब से। रोगी को टिटनेस का टीका लगाना चाहिए। अब चूंकि घाव बन जाएगा जला हुआ भाग पर, तो जो जला हुआ भाग होता है वहीं से तो हमारा टिटनेस का स्पोर प्रवेश कर जाता है शरीर में, जिससे जो है टिटनेस हो जाता है। तो इससे बचने के लिए टिटनेस का टीका दे देते हैं ताकि पेशेंट को घाव के माध्यम से टिटनेस न फैले। उसके बाद घाव के ठीक प्रकार से सफाई करने के लिए पानी की धारा के नीचे रखा जाता है। देखिए अब जो पेशेंट है उसको सफाई करने के लिए घाव को जो है पानी का धारा नीचे रखा जाता है ताकि पेशेंट को जो है ठीक प्रकार से सफाई किया जा सके, गंदगी हटाया जा सके। ठीक है। घाव की विधिवत तरीके से मृत ऊतकों एवं त्वचा को हटा देना चाहिए। अब जहाँ भी जल गया है वहाँ जो है जो भी आपका ऊतक या जो भी त्वचा मर चुका है, मृत हो चुका है, जैसे जलने के बाद त्वचा मृत हो जाता है ना उस जगह का, अगर वो इधर उधर लटका हुआ है तो ऐसे त्वचा को हटा देना चाहिए। ये चीज़ें है। नेक्स्ट है कि रोगी के घावों पर एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगा देना चाहिए। एंटी माइक्रोबियल क्रीम क्या करता है कि वह जो है संक्रमण से लड़ता है और संक्रमण होने से बचाता है, तो ये एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगा देना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें है एक पेशेंट को करना चाहिए। जो जला हुआ पेशेंट है उसको संक्रमण से बचाने के लिए क्या करेंगे, टिटनेस का टीका लगाएंगे, एंटीबायोटिक देंगे। अगर कोई त्वचा वहाँ पे मृत पड़ा है जल कर तो उसको हटा देंगे। घाव को ठीक प्रकार से सफाई करने के लिए पानी का धारा वहाँ नीचे रखेंगे ताकि घाव का सफाई किया जा सके। रोगी के घावों पर एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगानी चाहिए जिससे कोई भी मक्खी वगैरह बैठे तो वो इन्फेक्शन ना फैला सके। समझ गए ना। चलिए ये हो गया। उसके बाद अब जनरल मैनेजमेंट क्या होगा एक जले हुए पेशेंट के लिए, वो सब था तो हम लोग देख चुके कि आपातकालीन प्रबंध होगा, आईवी फ्लूइड मतलब पुनर्जलीकरण के लिए था, रिहाइड्रेशन के लिए था, उसके बाद संक्रमण से बचाने के लिए देखभाल था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समान प्रबंध देखेंगे। समान प्रबंध क्या देखेंगे, तो देखिए रोगी से दर्द की गंभीरता पूछकर नोट करनी चाहिए। रोगी को अगर दर्द हो रहा है तो पूछना चाहिए कि कितना जो है किस प्रकार का दर्द है। तीव्र दर्द हो तो मॉर्फिन सल्फेट आईवी मार्ग से देना चाहिए। अगर अत्यधिक अगर एक्यूट दर्द हो, एक्यूट पेन हो तो क्या करना चाहिए, मॉर्फिन सल्फेट आईवी मार्ग से देना चाहिए। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट आपका घाव पर लंबे समय तक ड्रेसिंग करने से बचना चाहिए, इससे नो नेक्रोसिस हो सकता है। देखिए घाव पर जो है लंबे समय तक ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो है नेक्रोसिस हो सकता है। समझ गए ना। रोगी को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। ये सब एक जनरल मैनेजमेंट है नर्सिंग के द्वारा, जो कि नर्सिंग देखभाल करेगी ये सब एक नॉर्मल तरीके से। ठीक है। तो यही चीज़ है कि घाव पर ड्रेसिंग लंबे समय तक करने से बचना चाहिए, नहीं तो नेक्रोसिस हो सकता है। रोगी को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए, मतलब पोजीशन जो है कंफर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है रोगी और उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसके परिजन होते हैं काफ़ी बेचैन हो जाते हैं जब पेशेंट जला हुआ होता है तो उसे जो है साइकोलॉजिकल सहारा हेल्प प्रदान करना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग को समझ गए होंगे क्या समझे हैं। पहला था क्या चीज़, पहला था इमरजेंसी केयर था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, रिहाइड्रेशन पुनर्जलीकरण था, रिहाइड्रेशन के लिए था, रिहाइड्रेशन में पार्कलैंड सूत्र था। तीसरा था इन्फेक्शन से बचाव था, इन्फेक्शन प्रिवेंशन था। और चौथा है जनरल मैनेजमेंट था। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा ना कि इमरजेंसी केयर था, उसके बाद क्या है रिहाइड्रेशन से बचाने, रिहाइड्रेशन मतलब पुनर्जलीकरण के लिए देखभाल था। उसके बाद क्या था कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन मतलब संक्रमण से बचाव था। और चौथा है कि जनरल मैनेजमेंट मतलब सामान्य नर्सिंग देखभाल के लिए। तो ये 4 पॉइंट से देखभाल जो है एक जले हुए पेशेंट को किया जाएगा। तो हो चुका है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एपिस्टैक्सिस।
एपिस्टैक्सिस जो है हम लोग जाना है ना, एपिस्टैक्सिस क्या होता है? नक्सीर इसको हिंदी में बोलते हैं। नक्सीर से क्या समझते हैं? इसका रीजन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, सब चीज़ हमको इसका लिखना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बार बार पूछा गया है और 10 नंबर में भी पूछा गया है। तो जो है आपके ऊपर है, 5 से 10 नंबर में पूछेगा, टोटल लिख देना है। कारण, लक्षण, निदान, उपचार, नर्सिंग प्रबंध सब लिख देना है एपिस्टैक्सिस के बारे में। तो ये चीज़ है, समझ गए। देखिए एपिस्टैक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तस्राव, नाक से रक्तस्राव को एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। नोज ब्लीड मतलब नाक से रक्त निकलना ही एपिस्टैक्सिस कहलाता है, समझ गए ना। चलिए इसी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए एपिस्टैक्सिस क्या है? नाक की अंदरूनी सतह, इंटरनल सरफेस से रक्तस्राव होना ही नक्सीर कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि नाक से ऊपर फूट चुका है, ऊपर घाव है, उससे रक्तस्राव निकल रहा है तो नक्सीर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो हमारा नासा गुहा है, जो हमारा नोज कैविटी है, उसके अंदर से, उसके इंटरनल सरफेस से अगर रक्तस्राव हो रहा है तो जो है ये नक्सीर कहलाता है, एपिस्टैक्सिस कहलाता है। अब देखते होइएगा जो है जब रूखापन मौसम में आता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो जो है नाक वगैरह देखते होइएगा बहुत सूख जाता है, मुंह वगैरह सूखने लगता है। अब उसी सूखने में अगर आप नाखून लगा देते हैं नाक में और उससे ब्लड आने लगता है तो ही जो है हो जाता है नक्सीर, वही हो जाता है एपिस्टैक्सिस। इसका बहुत सारा कारण है, चोट वगैरह लग जाएगा तो अंदर का जो श्लेष्मा झिल्ली होता है नाक का, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, फटने से ब्लड होने लगेगा। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है कि नाक के अंदरूनी भाग से, अंदरूनी सतह से ब्लड निकलना है, एपिस्टैक्सिस यानी नक्सीर कहलाता है, समझ गए। चलिए ये हो गया एटियोलॉजी, कारण क्या है, कॉज क्या है इसका एपिस्टैक्सिस होने का? अत्यधिक गर्मी होना, मैंने वही बताया, एक्सेसिव हीट, मतलब एक्सेसिव अगर हीट होगा तो जो है रूखापन आ जाएगा नाक में और उससे जो है ब्लड होने लगेगा। उच्च रक्तचाप होना, अगर हाइपरटेंशन हो जाएगा पेशेंट को बहुत अधिक तो हो सकता है नाक से भी ब्लड आने लगे, तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नाक में चोट लगना, नाक नजल ट्रॉमा, अगर नाक में चोट लग चुका है, मैंने अभी बताया कि नाक में चोट लगने से भी ब्लड आने लगेगा। रसायन से एलर्जी, कोई चीज़ ऐसे केमिकल है जिससे एलर्जी होते ही जो है आपके नाक से ब्लड आने लगे, स्मेल ले लेते ही, तो ये रासायनिक एलर्जी भी होगा। अनुवांशिक हेरिडिएटरी, मतलब आपके जीनेटिक कारण जो है अनुवांशिक भी हो सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है ना, जैसे आपके पिता में है, आपके माता में है, दादा में, अगर किसी को एपिस्टैक्सिस अगर बार बार नाक से अगर ब्लडिंग हो रहा है तो हो सकता है कि ये भी कारण हो कि आपके अंदर भी हो सकता है होने का कारण। नासापट विकार, नोजल स्पेक्ट्रम डेविएशन, वही मैंने बताया कि नासापट मतलब जो नासा जो छिद्र होता है उसमें जो नासा का पट, उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम, वही जो है नासापट, मतलब सीधा समझिए कि जो नासा का जो नाक का जो सतह है, अंदरूनी सतह, उसमें डेविएशन, उसमें प्रॉब्लम जो है आपको क्रिएट हो सकता है। नाक में बाहरी वस्तुओं का होना, मतलब अब नाक में जो है जो चीज़ हमें नाक में नहीं रखना चाहिए उसको अगर हम बार बार जो है नाक में बाहरी वस्तुओं को ले रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो है नाक के अंदर जो है छिलापन, घष्टा आ जाएगा और उससे ब्लडिंग होने लगेगा। तो यही है नाक में बाहरी वस्तुओं का होना। ये सब जो है क्या बनता है? आपका कारण बनता है। साथ ही जो है कारण होगा क्या चीज़ कि कुछ रोग जैसे स्कर्वी, हॉजकिन रोग, कैंसर, विटामिन के की कमी। अब विटामिन के की कमी होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो नाक से रक्तस्राव हो सकता है। हॉजकिन रोग हो सकता है, स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है ना स्कर्वी, और कैंसर, एक कुछ रोग है जो कि इस रोग में जो है नाक से ब्लीडिंग होता है। तो अभी तक आप लोग क्या देखे हैं कि गर्मी, अत्यधिक गर्मी, चोट लगना, नासापट का जो है ट्रॉमा हो जाना, नासापट का जो है क्या हो जाना, नासापट जो है छिल जाना, बाहरी वस्तुओं को अंदर लेना, कुछ रोग जैसे स्कर्वी, हॉजकिन, कैंसर, विटामिन के, ये सब जो है कारण बनता है क्या चीज़? एपिस्टैक्सिस का। उसके बाद रसायन से, कोई चीज़ से केमिकल एलर्जी है, अनुवांशिक हेरिडिटेरी है, नासापट विकार है, उच्च रक्तचाप है, ये सब जो है कारण बनता है क्या चीज़? आपके नाक से रक्तस्राव, नाक से रक्त निकलने का, समझ गए। चलिए लक्षण इसका क्या क्या हो सकता है? क्लिनिकल फीचर मतलब अगर नाक से ब्लड आ रहा है तो इसका क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, यह कौन कौन से लक्षण को प्रस्तुत करता है? तो नाक से ब्लीडिंग होना, नाक से सबसे पहला लक्षण दिखाई देगा कि आपके नाक से ब्लीडिंग आ रहा है, मतलब समझिए कि एपिस्टैक्सिस है, मतलब नक्सीर हुआ है, ठीक है। चक्कर आना, डिजीनेस, चक्कर आएगा मतलब डिजीनेस होगा कि आपके अंदर चक्कर आने लगेगा और ये डिजीनेस का जो है कारण बनेगा। कौन लक्षण दिखाई देगा कि जो है आपके अंदर चक्कर आ रहा है, मतलब आपके नक्सीर होने का लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। रक्तचाप कम होना, जो हाइपरटेंशन है उसमें कमी आ सकता है, ये लक्षण दिखाई देगा आपके अंदर। कभी कभी बेहोशी, मतलब रेयरली जो है अनकॉन्शियस हो सकते हैं। क्या क्या अभी हम लोग देखे हैं इसमें?
इसके लक्षण में मतलब अगर आपके अंदर एपिस्टैक्सिस होता है, नक्सीर होता है, तो क्या क्या लक्षण सिम्टम्स दिखाई देगा। तो सबसे पहला तो सिम्टम दिखाई देगा कि नाक से ब्लीडिंग होगा, रक्तस्राव होगा, ये तो नॉर्मल है। चक्कर आ सकता है क्योंकि ब्लड निकलेगा, कमजोरी होगा, ब्लड का कमी होगा तो चक्कर आएगा ही आएगा। डिजीनेस जिसको बोलते हैं। रक्तचाप कम होना मतलब हाइपर टेंशन हो सकता है, रक्तचाप क्या होगा, कम हो जाएगा। ब्लड अगर निकलने लगेगा शरीर से तो रक्तचाप तो कम ना जाएगा, यही चीज़ें हैं। कभी कभी बेहोश भी हो सकते हैं, अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर रक्त जाने लगेगा नाक से तो बेहोशी भी हो सकता है। तो देख चुके हैं, नाक से ब्लीड आना, चक्कर आना, रक्तचाप कम होना, कभी कभी बेहोशी होना, ये सब लक्षण है एपिस्टैक्सिस का, नक्सीर का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए निदान क्या होगा, इसका जो डायग्नोसिस है, अगर किसी को नक्सीर होता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो है निदान में हो सकता है। सबसे पहला निदान, कोई भी बीमारी हो आंख मूंद के लिखिएगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड का जांच, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद एक लिखिएगा क्या चीज़, हिस्ट्री कलेक्शन मतलब इतिवृत्ति लेना। ये 3 पॉइंट किसी भी बीमारी में के निदान में लिख दीजिएगा तो लगभग सही रहता है। उसी प्रकार से फिजिकल एग्जामिनेशन है। उसके बाद लक्षणों की जांच किया जाएगा। लक्षण की जांच मतलब अगर किसी में ब्लड प्रेशर की कमी है उसका जांच होगा, किसी में अगर जो है अभी जो लक्षण देखे हैं ना वो सब लक्षण अगर दिखाई देगा उसका जांच होगा। ब्लड इन्वेस्टिगेशन पहले ही बता दिए। उसके बाद एक्सरे होगा, सीटी स्कैन होगा। तो ये सब जो है आवश्यकता अनुसार अगर ब्लड नाक से आ रहा है तो लक्षण के जो भी लक्षण उसमें दिखाई देगा उसका जांच होगा, ब्लड का जांच होगा, एक्सरे करवाया जाएगा, सीटी स्कैन करवाया जाएगा कि क्या कारण से है, अंदरूनी कोई ट्रॉमा, कोई चोट वगैरह तो नहीं है कि इसके कारण ब्लड आ रहा है, तो इसीलिए जो है एक्सरे और सीटी स्कैन करवाया जाएगा। तो निदान में समझ गए, डायग्नोसिस में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं उपचार में। उपचार मतलब ट्रीटमेंट होता है कि इसका जो है ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। अगर किसी को एपिस्टैक्सिस होता है, नक्सीर होता है, नाक से ब्लड जा रहा है तो क्या क्या उपचार जो है इसमें कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं उपचार का भी। देखिए एपिस्टैक्सिस का उपचार इसके कारण के आधार पर किया जाता है। अब जो एपिस्टैक्सिस होता है ना, इसके कारण के आधार पर, अब कारण में हम लोग क्या देखे हैं, हेरिडेटी अनुवांशिक देखे हैं, चोट लगना देखे हैं, अधिक गर्मी देखे हैं, नासापट में क्या चीज़ विकार देखे हैं। तो ये सब जो है क्या चीज़ कारण था। कारण में जो है अब उसके कारण के आधार पर जो है एपिस्टैक्सिस का जो है उपचार किया जाता है। जो भी कारण होता है उस अनुसार से जो है इसका इलाज किया जाता है। दूसरा है यदि उच्च रक्तचाप है तो तुरंत जो है एंटी हाइपरटेंशन दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे एम्लोडिपिन, उसके बाद नाइफेडिपिन और कैटेनोलॉल। अगर किसी पेशेंट को जो है रक्तचाप बढ़ा हुआ है, रक्तचाप बढ़ने से अगर उसके अंदर एपिस्टैक्सिस, रक्तस्राव नाक से हो रहा है, तो जो है रक्तचाप को कम करने वाला, रक्तचाप के खिलाफ जो दवाइयाँ काम करता है वो दवाइयाँ दिया जाएगा, जिसे एंटी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये दवाइयाँ होता है एम्लोडिपिन, उसके बाद निफेडिपिन और उसके बाद होता है कैटेनोल। क्या चीज़, कैटेनोलोल होता है, निफेडिपिन होता है और एम्लोडिपिन होता है। समझ गए। ये 3 दवाइयाँ हैं जो कि आपके ब्लड रक्तचाप को कम करता है। तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप के जो है खिलाफ काम करने वाले दवाइयाँ देते हैं ताकि उच्च रक्तचाप को काम करे। कौन कौन, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन और कैटेनोलॉल। समझ गए। तीनों दवा याद रखिएगा, काम भी दे सकता है कि यह रक्तचाप को कम करता है, हाई रक्तचाप को। समझ गए। चलिए तीसरा है नजल ट्रॉमा, मतलब जो आपका ट्रॉमा मतलब क्या कि नाक में अगर चोट लगा है तो नाक को अच्छी तरह से 5-10 मिनट तक कंप्रेस किया जाता है। देखिए अगर नाक में चोट लगा है और उस कारण से ब्लीडिंग अगर अंदर से हो रहा है तो 5 से 10 मिनट तक जो है कंप्रेस किया जाता है ताकि जो ब्लड है उसे रोका जा सके। तो ये हो जाएगा ट्रॉमा, नजल ट्रॉमा मतलब चोट न लगने के कारण अगर ब्लीडिंग होगा तो सबसे पहले 5 से 10 मिनट कंप्रेस किया जाता है ताकि ब्लीडिंग को जो है रोका जा सके। ठीक है। चौथा है एपिस्टैक्सिस साइट पर जो है एपिनेफ्रिन से भिगा कॉटन पैड या गॉज लगाकर कंप्रेस किया जाता है। और जिस भी एपिस्टैक्सिस साइट है मतलब जहाँ से ब्लेड आ रहा है उस एपिस्टैक्सिस साइट पर जो है क्या करेंगे कि जो एपिनेफ्रिन जो है उसको कॉटन में भिगाकर या गॉज लगाकर कंप्रेस करेंगे, मतलब उसके जो है सेकाई करेंगे इस एपिनेफ्रिन लगाकर एपिस्टैक्सिस साइट पर कॉटन में। समझ गए। चलिए ये हो गया आपका चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है उपचार में कि 4% जाइलोकेन स्प्रे की सहायता से साइट का पता लगाकर सिल्वर नाइट्रेट या ट्राइक्लोरोएसेटिक एसिड से या इलेक्ट्रोकॉटरी से जो है कॉटरीजेशन किया जाता है। देखिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है बट ये ध्यान रखिए कि जो 5वां स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें होता ये है
कि जो पाँचवा पॉइंट है इसमें होगा ये कि इसमें जो है जाइलोकोन स्प्रे है, उस जाइलोकोन स्प्रे के 4% इसके सहायता से जो भी एपिस्टैक्सिस मतलब रक्तस्राव का जो साइट है, जहाँ से भी नाक से रक्तस्राव आ रहा है, उस साइट पर जो है लगाकर सिल्वर नाइट्रेट या ट्राइक्लोरोएसेटिक एसिड से या इलेक्ट्रो ऑट्री से कॉटरीजेशन किया जाता है। क्या चीज़ किया जाता है? कॉटरीजेशन किया जाता है। किससे कॉटरीजेशन किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट या ट्राइक्लोरोएसेटिक एसिड से या इलेक्ट्रो कॉटरी से कॉटरीजेशन किया जाता है। समझ गए ना? लिखिएगा कि जाइलोकोन स्प्रे 4% से की सहायता से जहाँ भी साइट है एपिस्टैक्सिस मतलब जहाँ से भी रक्तस्राव नाक से हो रहा है, वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट या ट्राइक्लोरोएसेटिक एसिड से या इलेक्ट्रो कॉटरी से कॉटरीजाइसन किया जाता है। समझ गए? कॉटरीजाइसन करने के लिए सबका उपयोग किया जाता है। समझ गए ना? चलिए, तो ये हो गया पाँचवा उपचार। उपचार में क्या है? सहायता देना या कोई दवाइयाँ वगैरह है तो ये सब देना, यही चीज़ें हो गया। तो ये है कंप्रेस वगैरह भी करेंगे, चोट वगैरह है तो ये सब समझिए, पता लगाकर उसका इलाज किया जाएगा कि क्या कारण से निकल रहा है ब्लड। तो ये सब जो चीज़ें हैं लिखेंगे। अगर कॉटेराइजेशन करना हो तो कॉटेराइजेशन के लिए ये सिल्वर नाइट्रेट और ट्राइक्लोरोएसेटिक और इलेक्ट्रो ऑट्री से जो है कॉटरीजेशन किया जाएगा। किसके सहायता से? जाइलोकोन स्प्रे के सहायता से। समझ गए? चलिए, अब इसका जो है ये सब तो उपचार था। अब हम जो है नर्सिंग देखभाल देखते हैं। मतलब किसी पेशेंट में अगर एपिस्टैक्सिस होता है, नाक से रक्तस्राव होता है, तो क्या क्या नर्सिंग देखभाल करना चाहिए नर्स अपने तरीक़ा से। चलिए देखते हैं। रोगी को नक्सीर के समय ऊपर मुंह नहीं करने के लिए कहना चाहिए, रोगी को सीधा बैठाना चाहिए। अब ऊपर मुंह करना नहीं करने के लिए क्यों कहना चाहिए? ताकि जो ब्लड बाहर निकला है वो अंदर जा सकता है, तो ये हानि पहुंचाएगा क्योंकि ब्लड में हवा लग चुका रहेगा। तो इसलिए जो है क्या करेंगे, रोगी को सीधा बैठाना चाहिए, ऊपर मुँह नहीं करने के लिए कहना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं नर्स को। ठीक है। दूसरा है नाक से ब्लड आने पर नेजल पैकिंग करनी चाहिए। देखिए, अब जो नाक से ब्लड आ रहा है तो नेजल पैकिंग करनी चाहिए ताकि ब्लड जो है बाहर जो है ना आ सके, पैक कर देना चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो आइस पैक की अप्लाई की जानी चाहिए। अगर उपलब्ध हो आइस पैक तो आइस पैक का जो है अप्लाई लागू करना चाहिए उस जगह पे जहाँ से ब्लड स्राव हो रहा है, नाक से आइस पैक लगाकर। ठीक है। तो ये सब नर्स करेगी कि नाक से ब्लड आने पर नेजल पैकिंग करेगी। उसके बाद है अगर उपलब्ध हो तो आइस पैक का अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। पेशेंट को ऊपर मुँह नहीं करने के लिए बोला जाएगा, सीधा बैठने के लिए बोला जाएगा। रोगी को रक्तचाप भी मापना चाहिए, ब्लड प्रेशर भी मापेंगे। अगर ब्लड प्रेशर के कारण हो रहा होगा तो एंटी हाइपरटेंशन का दवाई देंगे, जो कि ऊपर देख चुके हैं। ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि रोगी को पर्याप्त आराम कराना चाहिए। अब पेशेंट को जो भी एपिस्टैक्सिस वाला पेशेंट है, नक्सीर वाला, उसको पर्याप्त आराम दिलाना चाहिए। एक नर्स का क्या है रोल है। तो ये 5 पॉइंट जो कि नर्स का देखे हैं, क्या क्या देखे हैं कि रोगी को पर्याप्त आराम दिलाना, रक्तचाप मापना, आइस पैक लागू करना और नजल ब्लड पर नाक से ब्लड आने पर नेजल पैकिंग करना, और उसके बाद है रोगी को सीधा बैठाना, मुँह ऊपर करके बैठाना। ठीक है। और ये सब उपचार जिसमें जो है अलग अलग कॉटेरिजेशन किया गया। कॉटेरिजेशन के बाद जो है कंप्रेस किया गया एपिनेफ्रिन लगाकर। उसके बाद नजल ट्रॉमा होने पर कंप्रेस करेंगे 5 से 10 मिनट। उच्च रक्तचाप होने पर एंटी हाइपरटेंशन का दवाई देंगे, जैसे एमिलोडोपिन, निफेडेपिन और कैटेनोलोल। एपिस्टैक्सिस उपचार के आधार पर किया जाता है, मतलब कारण के आधार पर उपचार किया जाता है। निदान में एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, लक्षण की उपस्थिति का जाँच, फिजिकल जो है एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें था। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को कैसा लगता है ये सेशन जरूर कमेंट करके बताइए, जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो आज जो है हम लोग MSN क्या किए हैं, 2 किए हैं, और इसमें का 2 क्वेश्चन देखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एक था एपिस्टैक्सिस था, और एक क्वेश्चन क्या था आपका, बर्न रोगी का देखभाल, 70% जले हुए रोगी का नर्सिंग देखभाल। समझ गए? चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।